नमस्कार। सिहंता आईएएस के प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है निजीकरण। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते निजीकरण की आपको सतही जानकारी होने के साथ-साथ इसकी गहराई का भी पता होना चाहिए। तो आज हम निजीकरण क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसके अंतर्गत जो सामाजिक विषय हैं वो एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और क्या ये प्रक्रिया सही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकॉनमी पर? इन सारे विषयों की आज हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, निजीकरण को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है? तो निजी क्षेत्र वो होता है कि निजी व्यक्तियों और समूहों या घरानों द्वारा संचालित क्षेत्र, उत्पादन की गतिविधियों में जहाँ पर निजी जो स्वामित्व वाले उद्यमों का जो भूमिका होती है, वहाँ पर जो है ना उसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा सरकारी क्षेत्र, तो उत्पादन गतिविधियों में जो गवर्नमेंट द्वारा आर्थिक क्रियाएँ की जाती हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमारा फिर डेफिनिशन आती है निजीकरण होता क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों में या उत्पादन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सीमित करते हुए निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार देना निजीकरण कहलाता है। इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी को निजी हाथों में बेचना, यह निजीकरण कहलाता है। अब ये हिस्सेदारी 3 स्तरों पर बेची जाती है। सबसे पहले होता है पूर्ण निजीकरण, जिसमें 100% जो है सरकार किसी उद्यम को या इकाई को निजी क्षेत्र को बेच देता है। फिर दूसरे स्तर पर होती है 51% या उससे अधिक। सरकार अगर किसी इकाई में 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी बेचती है, तो इसे हम रणनीतिक बिक्री कहते हैं और यह भी निजीकरण की एक प्रक्रिया या विनिवेश का एक भाग है। इसके तहत होता क्या है कि इसके तहत जो स्वामित्व होता है, जो डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती है और जो सार्वजनिक या जो सरकार है, सरकार की भूमिका डिसीजन मेकिंग में होती है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है, वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा है, तीसरा आप है 49% या उससे कम। इस प्रक्रिया को शुद्ध रूप में विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें जो स्वामित्व है, स्वामित्व निजी क्षेत्र का नहीं होता है, सरकार का बना रहता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, प्रबंधन में निजी क्षेत्र के सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। तो निजी क्षेत्र के जब सदस्य शामिल हो जाते हैं, तो उससे कई तरीके के लाभ भी होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम निजीकरण के लाभ को देखते हैं। निजीकरण के लाभों में हम इस तरफ देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब निजी क्षेत्र है, यानी कि निजी जो उद्यमी हैं, वो जब प्रबंधन में शामिल होते हैं, तो एक चीज को समझने की जरूरत है कि निजी क्षेत्र हमेशा लाभ की प्रेरणा से ही कार्य करता है, ठीक है? ओनली प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन मोटो, ठीक है? तो जब वो प्रबंधन में आएंगे, तो वो प्रबंधन में कुशलता लेकर आएंगे अपने साथ, ठीक है? आधुनिकीकरण को वो बढ़ावा देंगे, मॉडर्नाइजेशन को वो बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा कि जो संसाधनों का दोहन है, उसके अंदर जो है ना कुशलता आएगी और जब संसाधनों का दोहन उचित तरीके से होने लगेगा, तो जो उत्पादन होगा उसमें भी वृद्धि होगी और जो उत्पाद की गुणवत्ता है, उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र जो है, वो स्वयं को प्रतिस्पर्धी रखने की कोशिश करता है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता नहीं, बल्कि वह प्रतिस्पर्धा को कम करने की कोशिश करता है। निजी क्षेत्र स्वयं को प्रतिस्पर्धी रखता है, ठीक है? तो वो जब अपने आप को कॉम्पिटिटिव रखता है, तो उस क्रम में क्या करता है कि जो निजी प्रबंधन होगा, उसका जो मेन मोटो होगा कि जो उसका कस्टमर है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसको वो टच करे, ठीक है? तो उपभोक्ता की संतुष्टि को महत्व देगा और जब उपभोक्ता की संतुष्टि का महत्व होगा, तो उस क्रम में होगा क्या कि कीमतों को वो निर्धारित करेगा इस प्रकार से कि कीमतें ज्यादा ना हो, क्योंकि उपभोक्ता की जो संतुष्टि है, वो वस्तु की गुणवत्ता, कीमत और उसके समय, कितने समय में वो मिल रहा है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो कीमत भी एक एस्पेक्ट है, तो कीमत वो अपनी कम रखेगा, गुणवत्ता को अधिक रखेगा। तो इससे क्या है कि निजीकरण से जो है ना उत्पादन भी बढ़ेगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, कुशलता भी आएगी और आपका जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है, वो समय पर वितरण भी प्राप्त करेगा। अब उसके बाद निजीकरण की हानियां क्या-क्या हैं? निजीकरण की हानियों में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ को कमाना। तो जब लाभ से जब प्रेरित होगा, तो निजीकरण के तहत जो भी निजी प्राइवेट सेक्टर के जो भी बंदे आएंगे,
वो सारे बंदे वो यही कोशिश करेंगे कि वो जो है ना उस उद्यम में अपने एकाधिकार की स्थिति को बढ़ावा दें। ठीक है, वो बाजार से, मैंने आपको बताया कि बाजार से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोशिश करता है निजी क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा उनका लक्ष्य क्या होगा कि वो संसाधनों का अधिक से अधिक केंद्रीकरण करें। ठीक है, फिर उसके बाद इससे क्या होगा, रोजगार के अनौपचारिकरण की भी संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित है, तो जब प्रबंधन में निजी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि रहेंगे तो वो व्यय को कम करना चाहेंगे, तो इस क्रम में वो क्या करेंगे, जो अतिरिक्त श्रम बल है उसको भी निकाल देंगे, और जो रोजगार में है उनको जो है ना अनौपचारिकरण उनका करने की कोशिश करेंगे। देखिए, औपचारिक रोजगार और अनौपचारिक रोजगार प्रकृति के हिसाब से रोजगार के दो प्रकार हैं। औपचारिक रोजगार, जिसको हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसका मतलब होता है कि उसके अंतर्गत रोजगार के तहत आने वाले जितने भी लाभ हैं वो सारे लाभ मिलते हैं। उन लाभों में क्या है, आपका जैसे फंड है, आपका पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, आपको आवास की सुविधा है, और आपका रोजगार एक तरीके से, जिसको शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं ना कि पक्की नौकरी लग गई, तो पक्की नौकरी जैसा जो रोजगार होता है वो आपका औपचारिक रोजगार होता है। फिर दूसरी तरफ जो अनौपचारिक रोजगार होता है उसमें रोजगार संबंधी कोई भी लाभ नहीं मिलते। तो जब ये लाभ नहीं मिलेंगे तो वहां पर जो कंपनी या नियोक्ता को व्यय कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होगा, जो प्रबंधन में होगा, वो क्या कोशिश करेगा कि लाभ ज्यादा, और इसके लिए वो अपने व्यय को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस क्रम में वो क्या करेगा, रोजगार का अनौपचारीकरण को बढ़ावा देगा, और रोजगार जो है, जो एक्स्ट्रा श्रम बल है, मैन पावर है, उसको वो निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें प्रॉब्लम क्या हम देख रहे हैं कि निजीकरण से जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा हो रही, और निजीकरण से हमें फायदा क्या हो रहा है, निजीकरण से हमें फायदा हो रहा है कि आर्थिक समृद्धि दर में जो है आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे लाभ और हानि हो गए। अब हम आर्थिक समृद्धि करते क्यों हैं? देखिए, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट के ऊपर जो इतना जोर दिया जाता है उसका मेन मोटो है कि आम इंसान के जीवन स्तर को उच्च बनाया जाए। अब जब इस तरीके से हम, अगर इस तरीके से हम अपनी ग्रोथ रेट को हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, उससे हम अपनी जो सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो फिर हम निजीकरण कर क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है कि फिर हम आखिर निजीकरण कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल के जवाब में दो पक्ष हो सकते हैं, या दो कारण हैं भी। ठीक है, पहला कारण क्या है कि ये एक नीतिगत प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का निष्पादन अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम निजीकरण कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, गवर्नमेंट जो निजीकरण के जो तर्क देती है, उन तर्कों का फोकस ये है कि हम जो है सार्वजनिक क्षेत्र का निष्पादन अच्छा नहीं है, सरकार के ऊपर एक तरीके से बोझ है, तो इसलिए हम निजीकरण का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, सरकार कभी इन पर बात नहीं करेगी, क्योंकि इन पर बहस करने का मतलब है कि जो सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत गहरे हो जाएंगे, और ये जो है सरकार इनसे बचेगी। तो सरकार जो है ना, जो ऊपरी स्तर के जो कारण है, उन कारणों को लेकर एक सबसे बड़ा कारण बोलती है कि भाई जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना यह एक नीतिगत प्रक्रिया है, हम इस एस्पेक्ट को समझेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है, जिसमें सरकार बोल रही है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से हम निजीकरण कर रहे हैं, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि बेहतर योजना का अभाव होता है, फिर उसके बाद पैमाने की मितव्ययिता का अभाव होता है, फिर उत्पादकता कम होती है, समय पर वितरण नहीं होता, आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है, गुणवत्ता कम है, और श्रम बल की अधिकता है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ हद तक ये सारे रीजन सही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर हैं क्यों, इन पे सोचने की जरूरत है। ये फैक्टर इसलिए हैं कि हमारा जो प्रबंधन है ये अकुशल है, हमारा जो मैनेजमेंट है ये अकुशल है। ये अकुशल क्यों है, इसका एक रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि इसका रीजन ये है कि जो हमें प्रबंधन जो हमारा है सार्वजनिक उद्यमों का, उसमें स्वायत्तता का अभाव है और राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप और स्वायत्तता का अभाव ये डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जब डिसीजन मेकिंग समय पर नहीं होगा और प्रभावी नहीं होगा, बाजार तो निरंतर बदलता रहता है, अगर हम समय पर निर्णय नहीं लेंगे तो हम जो है ना आर्थिक वृद्धि की रेस में पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप में क्या होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है, वो सत्तारूढ़ दल अपने जो नुमाइंदों को खुश करने के लिए
सार्वजनिक उद्यमों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो व्यवसायी होते नहीं, उनका प्रोफेशनल अप्रोच होता नहीं, वो प्योर राजनीति पॉलिटिशियन होते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्या है कि वो सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, और इससे जो निजीकरण की वो जो सार्वजनिक उद्यम है उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। ठीक है, स्वायत्तता का अभाव उनके पास पहले ही नहीं है। तीसरा कारण अकुशल प्रबंधन का है कि प्रोत्साहन का अभाव है। इस पॉइंट को समझिए कि जो इसके प्रबंधन में होते हैं, जो अधिकारी लगे होते हैं, वो पहले से अपॉइंट होते हैं और उनकी एक फिक्स्ड सैलरी होती है। उनको क्या वेतन भत्ता मिलना है वो पहले से ही तय है। जब उनकी सब फिक्स्ड सैलरी है, सब कुछ उनका पहले से ही तय है, तो वो अतिरिक्त दिमाग क्यों लगाएंगे? वो क्यों? क्योंकि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उनके हाथों में जो सार्वजनिक उद्यम है, वो प्रॉफिट ले कर रहा है या घाटा कर रहा है। उनकी सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना उनके वेतन भत्तों पे फर्क पड़ने वाला है। और इसके साथ अगर हम इस पहलू को जोड़ दें, इसके साथ अगर हम मुकदमेबाजी वाले पहलू को जोड़ दें, तो जो है ना अकुशल प्रबंधन जो है और ज्यादा ही अकुशल हो जाता है। तब तो फिर जो अधिकारी वो और काम नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मीडियाबाजी और जो आपका जो आरटीआई है और जो मुकदमेबाजी जैसी समस्याएं हैं, इनसे जो है ना, इनको जो है ना, जो हमारे प्रबंधक हैं, इनसे ये थोड़ा सा डर के वातावरण में ये काम करते हैं। क्योंकि जब कोई समस्या पैदा होती है तो सरकार जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है और इनको अकेले ही समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो क्या करते हैं, उनका वो बस एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम जितने टेन्योर के लिए यहाँ पर आए हैं उतना टेन्योर बिताते हैं, और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चल रहा है, सेट ऑफ रूल्स है, उसी हिसाब से काम करते हैं। वो ना सोचते हैं, ना सोचना चाहते हैं। वो 10 से 5 की ड्यूटी बजाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं की वजह से जो हमारा प्रबंधन है वो अकुशल है। ठीक है, अब अकुशल प्रबंधन की वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं, और ये सारी समस्याएं मिलकर किसी भी सार्वजनिक इकाई को घाटे में ला देती हैं। जब सार्वजनिक इकाई घाटे में आ जाती है तो इससे दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो ये होता है कि संसाधनों की बर्बादी होती है, और दूसरा ये जो घाटे की जो उद्यम है, ये घाटे के उद्यम सरकार के ऊपर एक प्रकार के वित्तीय बोझ बन जाते हैं। ठीक है, अब जब ये वित्तीय बोझ बन गए हैं तो सरकार करती क्या है कि जो भी टैक्स पेयर्स का पैसा होता है वो हर साल जो है ना, इनको जो है ना चलाने के लिए लिक्विडिटी के रूप में बार बार इंजेक्ट करती रहती है। ठीक है, यहां पर एक और पहलू को ध्यान देने की जरूरत है कि सरकार प्रबंधन में अगर प्रबंधन में जो कमियां हैं उनको दूर कर दे, तो ये सार्वजनिक उद्यम हैं, ये भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैसे इनके प्रबंधन में बेहतरी लाई जा सकती, वो कैसे हो सकता है, इसको देखते हैं। देखिए, समाधान क्या हो सकता है कि हम प्रबंधन को ज्यादा स्वायत्तता दें। ठीक है, पहला समाधान हो गया। दूसरा, उनकी जवाबदेहिता तय करें। राजनीतिक हस्तक्षेप को हम समाप्त करें। ठीक है, पेशेवरों की नियुक्ति करें। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जो वीआरएस स्कीम होती है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम, उस नीति को अपनाएं हम। ठीक है, श्रमिकों को हिस्सेदारी भी हम दे सकते हैं और आधुनिकीकरण करें। अब इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। जब हम स्वायत्तता देंगे तो डिसीजन मेकिंग अपने आप जल्दी होगी और वो बेहतर होगी। जवाबदेहिता भी तय कर देंगे तो उससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चौथा पॉइंट है पेशेवरों की नियुक्ति। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एयर इंडिया जो आज घाटे में चल रही है और जिसको सरकार बेचने के लिए कोशिश कर रही है, एयर इंडिया आज से कुछ साल पहले एयर इंडिया में बाहर से राजीव त्यागी जी को अपॉइंट किया गया था। वो एक पेशेवर व्यवसायी थे। जब वो अपॉइंट हुए तो उसके कुछ समय बाद ही जो एयर इंडिया प्रॉफिट में आ गई, लेकिन जब राजीव त्यागी जी हटे तो उसके बाद एयर इंडिया फिर से घाटे में चली गई। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हमें अपने अधिकारियों पे लग रहा है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने जो है ना, जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उद्योग जगत के साथ, तो उन्होंने ये रीजन भी दिया था कि जो है ना, हम अधिकारियों को उधर अपॉइंट कर देते हैं और हमारे पास अधिकारियों की कमी पड़ जाती है। तो इससे बेहतर तो इसका विकल्प ये हो सकता है कि हम जो बाहर से पेशेवरों को हायर कर लें, और पेशेवरों को हायर कर लेंगे तो आपके पास जो सरकार के पास अधिकारियों की कमी भी नहीं पड़ेगी, और व्यवसाय में भी जो एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है वो आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। देखिए, अब जैसे सरकार का एक पॉइंट ये है कि हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है, वो सार्वजनिक उद्यम में जो हमारा श्रम बल है वो अधिकता में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है ना एक जो है ना अतिरिक्त बोझ सा है। देखिए, जो अतिरिक्त श्रम बल लगाया गया था, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का गठन किया गया था, वो सामाजिक कल्याण भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण था।
तो सरकार ने हमेशा कि जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने एक्स्ट्रा मैन पावर को उसमें अपने मन से उसको मतलब नियुक्ति करके रखा है, ताकि जो उनकी सामाजिक कल्याण की संकल्पना है, वो प्रभावित ना हो। ठीक है? लेकिन अब जैसे अगर हमें लगता है कि आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हम जो एक्स्ट्रा मैन पावर है, उसके लिए हम कुछ अल्टरनेट जो है ना एम्प्लॉयमेंट का प्रबंध करके हम उनको वहाँ से आउट कर सकते हैं। या फिर हम उनके लिए जो है ना स्वरोजगार के लिए कुछ कार्यक्रम हम चला दें और उनको रोजगार में कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करके हम उनको जो है ना सार्वजनिक उद्यमों से बाहर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद श्रमिकों को हिस्सेदारी देकर, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, श्रमिकों को हिस्सेदार पहले तो ये समझिए, श्रमिकों को हिस्सेदारी की अगर सार्वजनिक उद्यम में दी जाएगी तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जब आप निजीकरण कर रहे हैं तो निजीकरण में आप श्रमिकों को हिस्सेदारी देंगे तो वो भी एक प्रकार का निजीकरण ही है, क्योंकि श्रमिक वो सरकार नहीं है श्रमिक। तो जब श्रमिकों को हिस्सेदारी देंगे तो ये भी एक निजीकरण ही हो जाएगा। श्रमिक को जब उसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी, जब उसको एक स्वामित्व टाइप का फील होगा, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। ठीक है? अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कमानी ट्यूब्स का। कमानी ट्यूब्स सार्वजनिक उद्यम था और उसमें जो है ना वो घाटे में चल रहा था। हुआ क्या कि जब सरकार उसको बंद करने वाली थी, तभी जो है ना कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सजेस्ट किया कि इसमें जो है ना श्रमिकों को आप हिस्सेदारी दे दीजिए। सरकार ने वैसा ही किया। कुछ ही वर्षों में कमानी ट्यूब प्रॉफिट में आ गया। तो ये एक निजीकरण का विकल्प भी हो सकता है और ये जो है हमें जो है ना हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है उनमें प्रॉफिट भी ला सकता है। फिर निजीकरण है। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते जितना पैसा पाती है, उस पैसे में से सरकार अगर 40% भी सार्वजनिक उद्यमों के आधुनिकीकरण पे खर्च कर दे, तो सरकार का ये एक निवेश होगा और सरकार को इस निवेश से जितना सरकार खर्च करेगी उससे ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक की सभी सरकारों ने मतलब कि जो अदूरदर्शिता अपनाते हुए कभी भी इस नीति को नहीं अपनाया। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक जो डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते जो पैसा आया है, उसको हमेशा उन्होंने अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ही यूज किया है। तो इससे क्या है कि आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। अगर इन सारे पॉइंट्स के साथ, यहां तक कि इन सारे पॉइंट्स के साथ हम अगर डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा, केवल 40% हिस्सा भी अगर हम आधुनिकीकरण में खर्च कर दें, तो हमारे जो सार्वजनिक उद्यम है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। इससे सरकार की आय भी जनरेट होगी। ठीक है? तो ये सारे समाधान हैं जिनके रास्ते हम सार्वजनिक उद्यम में हम अभी भी परिवर्तन करके और उनको लाभकारी बना सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं, प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के रास्ते सरकार लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकती है, फिर सरकार ने निजीकरण का मार्ग क्यों चुना? इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारे इस पॉइंट की व्याख्या है, जो मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? कि जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो नीतिगत एक प्रक्रिया है। तो इसकी जो व्याख्या है वही हमारे उस प्रश्न का आंसर है कि सरकार जो सार्वजनिक उद्यम है उनमें सुधार करके सरकार लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकती है, फिर भी सरकार प्राइवेटाइजेशन का सहारा क्यों ले रही है? ठीक है? तो इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के क्रम में हमें वर्ष 1991 के पहले जाना पड़ेगा। ठीक है? वर्ष 1991 ये जो वर्ष था, ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को लेकर एक माइलस्टोन ईयर है। ठीक है? हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था आज़ादी के बाद से ही। ठीक है? आज़ादी के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्यों अपनाया गया था, इस पर एक अलग परिचर्चा हो सकती है। उसमें निजी क्षेत्र भी उस समय कमज़ोर था। अपना जो सरकार थी वो भी, उसके पास भी संसाधन इतने पर्याप्त नहीं थे। फिर इसमें कुछ पहलू थे कि समाजवाद में स्वतंत्रता का भी हनन होता है काफ़ी हद तक। जो स्वतंत्रता होती है एक समाजवादी मॉडल में, तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमित होती है। तो उस क्रम में सरकार समाजवादी मॉडल को भी पूर्णता नहीं अपनाना चाहती थी। ठीक है? पूंजीवादी व्यवस्था से अभी-अभी देश स्वतंत्र हुआ था, तो पूंजीवादी व्यवस्था को भी सरकार उस रूप में नहीं अपनाना चाहती थी, क्योंकि देश की 80% से ज़्यादा जनसंख्या उस समय गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी
और जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। तो सरकार ने किया क्या कि सरकार ने समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल दोनों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। ठीक है, अब उसमें क्या था कि जो हमारे नीति निर्माता थे, उनका जो है ना समाजवादी मॉडल की ओर थोड़ा सा ज्यादा रुझान था। तो उन्होंने जो मिश्रित मॉडल अपनाया था, उसमें वर्ष 1991 से पहले जो समाजवादी मॉडल की ओर झुकाव ज्यादा था। अब समाजवादी मॉडल की ओर झुकाव ज्यादा था, तो इससे हुआ क्या कि सरकार ने पूंजीगत उद्योगों को अपने हाथों में लिया आजादी के बाद से, और निजी क्षेत्र से ये अपेक्षा की कि वो जो है एक पूरक के तौर पे काम करे अर्थव्यवस्था में, और वो उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित रहे, और जो भारी पूंजीगत उद्योग है वो जो है सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे प्रगति करना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम 1970 के दशक तक आते हैं, तो इस मॉडल की समस्याएं उभर कर सामने आने लगी। वो समस्याएं क्यों आ रही थी, इस चीज को समझते हैं। देखिए, वो समस्याएं इसलिए आ रही थी कि सबसे पहली चीज तो सरकार ने जो है संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। दूसरे, संरक्षणवाद की नीति के तहत सरकार ने क्या किया कि अपने सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ घरेलू प्रतिस्पर्धा से भी उन्होंने संरक्षण दिया। अब विदेशी प्रतिस्पर्धा से जब उन्होंने संरक्षण दिया, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को बंद रखा। ठीक है, अर्थव्यवस्था बंद हो गई। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे जो है कि वैश्विक परिदृश्य में जो आर्थिक बदलाव हो रहे थे, जो नई प्रौद्योगिकियां आ रही थी, उनसे जो हमारे जो इकोनॉमी है वो वंचित रह गई। दूसरा क्या है कि विदेश हमें, जब हम बंद अर्थव्यवस्था होंगे तो कोई भी देश संसाधनों से परिपूर्ण नहीं होता। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास संसाधन पूरी तरीके से नहीं थे, हम जो संसाधन विदेशों से प्राप्त कर सकते थे उनमें भी कमी आई। तो जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होनी चाहिए जिस रेट से, उस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाई। अब उसके बाद हुआ क्या, 1980 तक आते आते 1980 तक आते आते एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हमारी अर्थव्यवस्था में अब संकट आने लगा। उसी समय लैटिन अमेरिकी देशों के सामने भुगतान की समस्या आई। तो उस भुगतान की समस्या को लेकर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये तीनों ही संस्थाएं वाशिंगटन में हैं। इन तीनों ही संस्थाओं ने अमेरिकी, जो लैटिन अमेरिकी देश थे, उनको एक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया। जब उन्होंने आईएमएफ से मदद मांगी, तो आईएमएफ ने बोला कि हमारा एक आर्थिक मॉडल है, आप उसको अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो हम आपको आर्थिक पैकेज देंगे। उस आर्थिक मॉडल को हम वाशिंगटन सहमति कहते हैं। ठीक है, और उसको जो है हमारे अर्थशास्त्रियों ने नौ उदारवाद कहा है। उस मॉडल के तहत होता क्या था, उस मॉडल के अंतर्गत लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना था। ठीक, अब लैटिन अमेरिकी देशों ने इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, और उसी दौरान पूर्वी एशिया के देशों में, जिनमें चाइना भी शामिल है, जैसे 1979 में अपने आर्थिक सुधार कर लिए थे, खुले बाजार की नीति अपना ली थी, तो हमारे पूर्वी एशिया के देशों ने भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया। भारत ने इस मॉडल को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन भारत के सामने समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। भारत ने 1980 के बाद से 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार करने की प्रक्रिया शुरू की। सुधारों के क्रम में एमआरटीपी एक्ट को संशोधित किया, फिर उसके बाद लघु औद्योगिक आरक्षण मत प्रणाली को भी सरल किया। ठीक है, उसमें से भी कई मदे निकालकर उसमें निजी क्षेत्र को भूमिका दी, और उसके बाद जो है ना, उसने निजी जो उद्यमी थे उनको विदेशों से ऋण लेने के लिए छूट दे दी। सरकार की ये सोच थी कि प्राइवेट सेक्टर को हम अब एक्टिव करते हैं, और विदेशों से ये ऋण लेगा, तो विदेशों से ऋण लेकर ये अपना उत्पादन बढ़ाएगा और निर्यात करेगा, और इससे हमें जो है ना विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि सरकार ने ऋण को बढ़ावा दिया। ठीक है, सरकार ने उस समय निवेश को, या मतलब विदेशी निवेश को नहीं अपनाया। इससे समस्या क्या हुई कि 1980 का दशक समाप्त होते होते हमारे उद्योगपतियों ने ऋण तो बहुत सारा ले लिया, लेकिन उस अपेक्षा में हमारा जो निजी क्षेत्र है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब इसका एक रीजन ये भी है कि इतने सारे प्रतिबंधों के बाद निजी क्षेत्र को अचानक से स्वायत्तता दी गई। उन प्रतिबंधों में जीते जीते निजी क्षेत्र अपने आप को, जितनी उसकी क्षमता थी, उस हिसाब से वो डेवलप नहीं कर पाया था। तो इसीलिए उसने ऋण लेकर और सपने, जिसको आप हिंदी में बोलो, शुद्ध हिंदी में बोलो तो सपने बुनते हुए उसने बाहर से खूब सारा पैसा भी उठाया, लेकिन उस तुलना में वो ना वो उत्पादन कर पाया, ना वो निर्यात कर पाया, ना अपने व्यापार को बढ़ा पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1980 के दशक के अंत में, यानी 1990 आते आते जो हमारे ऊपर जो विदेशी देनदारी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई।
अब उसके ब्याज के रूप में ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो है ना बाहर जा रही थी। अब उस विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि हमारे पास तो फॉरेक्स पहले से ही कमजोर था, अब और कमजोर हो गया। उसी टाइम पे खाड़ी संकट आ गया। तो खाड़ी संकट में क्या हुआ कि जब वहां पर युद्ध की स्थितियां बन गई तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई। अब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई तो अब सरकार को कच्चे तेल को खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था। फिर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, या आप ये कह लो कि खाड़ी संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, और एक और साथ में समस्या आई कि जो हमारे खाड़ी देशों में जो हमारे भारतीय काम करते थे, वो बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा के रूप में रेमिटांसेस भारत को भेजा करते थे। उन रेमिटांसेस में कमी आ गई, कमी के आगे लगभग बंद ही हो गए। अब वो रेमिटांसेस जब आना बंद हो गए और ऊपर से जो वहां के लोग थे उन्होंने जो जमा किया हुआ पैसा था वो भी डर के मारे निकाल लिया। तो जो सरकार ने योजना बनाई थी कि हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, वो बढ़ने के बजाय लगातार उसमें निकासी होती चली गई और सरकार के सामने भुगतान की समस्या आ गई। सरकार उस समय तक जो हमारे भारत के नीति निर्माता थे, 1980 के दशक की शुरुआत से ही उनका रुझान धीरे धीरे इस समाजवादी मॉडल से जो है ना मोहभंग होना शुरू हो गया था। ठीक है, और उनका रुझान धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। लेकिन उन्होंने जो सुधार किए वो इतनी धीमी गति से और इतने अपर्याप्त थे, और उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इतना मजबूत नहीं हो पाया था, वो सरकार की नीतियों की वजह से था। तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर उस सरकार की अपेक्षानुरूप परफॉर्म नहीं कर पाया और हम भुगतान संतुलन की समस्या में आ गए। सरकार भी अब इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और इसमें सरकार के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। तो सरकार ने जब पैकेज की मांग की, जब आर्थिक सहायता मांगी आईएमएफ से, तो आईएमएफ ने जो सरकार के सामने जो नव उदारवादी मॉडल रखा, तो सरकार ने उसको भी खुशी खुशी अडॉप्ट कर लिया। उस चरण के बाद से ही जो हमारी अर्थव्यवस्था का झुकाव 1991 से पहले, मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव जो समाजवादी मॉडल की तरफ था, अब उसका झुकाव हमारा पूंजीवादी मॉडल की तरफ होना शुरू हो गया। देखिए, सुधार दो तरीके पर, दो स्तर पर होता है। एक होता है सुधार कि गैर वृद्धिकारी, स्टॉप एंड गो, और दूसरा सुधार होता है वृद्धिकारी या इंक्रीमेंटल। देखिए, गैर वृद्धिकारी में क्या होता है कि 2 या 3 वर्षों में ही सारे सुधार कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और वृद्धिकारी सुधार में जो सुधार होते हैं वो चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे होते हैं। देखिए, जब हम निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार देते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये लाभ की प्रेरणा से काम करता है और इसमें असमानताएं भी बढ़ती हैं। ठीक है, और इसमें जो है मतलब कि बेरोजगारी भी बढ़ती है। ठीक है, ऑटोमेशन अगर प्राइवेट सेक्टर करने लगेगा तो उससे जो है ना बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सरकार, चूंकि हमारी जो संकल्पना थी एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना थी, तो सरकार ने वृद्धिकारी जो सुधार प्रक्रिया है, इंक्रीमेंटल रिफॉर्म जो प्रैक्टिस है, उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, और सरकार ने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सुधार करना शुरू किया। ठीक है, जिन इकोनॉमीज ने गैर वृद्धिकारी सुधार किया, उन्होंने तेजी से विकास कर लिया। ठीक है, उन इकोनॉमीज में हमारे पूर्वी एशिया के देश भी शामिल हैं। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब हम गैर वृद्धिकारी जो विकास प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो उसमें झटके भी बने रहते हैं। ठीक है, और वो झटके आते हैं किस पर? वो हमारी समाज पर आते हैं, आम जन पर आते हैं। अमेरिका और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं जिनको हम कहते हैं कि आज वो बड़ी डेवलप हैं, तो वहां पर पूंजीवाद है। ठीक है, वहां पर निजी क्षेत्र ही प्रभावी भूमिका में है। तो उनकी कई पीढ़ियों ने सामाजिक समस्याओं को और शोषण को झेला है, तब वो आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो सरकार इस बात को समझकर सरकार ने अब जो वृद्धिकारी इस तरीका है उसको अडॉप्ट किया और चरणबद्ध तरीके से सुधार को अपनाया। तो हमारी इकोनॉमी में जो समृद्धि दर वो बढ़ी, वो धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच रहे हैं। अब जो नई सरकार आई है, उस नई सरकार के अंदर जो हमारा नया सत्तारूढ़ दल है 2014 के बाद से, हम उसमें देख रहे हैं कि ये इसने जो है जो वृद्धिकारी जो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म का जो प्रोसेस था, उससे वो जो है ना स्टॉप एंड गो प्रोसेस की तरफ जो है ना इसका संक्रमण हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये सरकार जो है ना परिवर्तनकारी रिफॉर्म ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। अब इससे होगा क्या कि इसमें फिर शॉक हैं या फिर जो इसमें झटकों की जो है ना संभावना बनी रहती है गैर परिवर्तनकारी में, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली किस पर? एक आम इंसान पर और समाज पर और जनता पर। ठीक है, अब आपको यह समझना चाहिए कि क्या हमें गैर वृद्धिकारी या इतने परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, क्या हम अपने सार्वजनिक उद्यमों को ही प्रॉफिट में लाकर और हम एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जिनको हम पूर्वी एशियाई देशों को अगर हम देखें, जिनको एशियन टाइगर्स की जो है ना अर्थशास्त्रियों ने उन्हें एशियन टाइगर्स कहा है, तो उनको वो एशियन टाइगर्स कहा, उनके यहाँ भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और उन्होंने भी जो सुधार किए हैं,
तो उन्होंने अपने सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद नहीं किया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में, और उस बैलेंस को उन्होंने ढूंढ निकाला और उस बैलेंस के साथ उन्होंने ग्रोथ को अपने बढ़ा लिया। तो एक ये अप्रोच भी गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि अगर हम गैर वृद्धिकारी सुधारों की प्रक्रिया में आएंगे तो आम जन को ज्यादा कष्टों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगले चरण में हमारा पिछले 30 वर्षों का विनिवेश की हमारी क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने जो है ना, जब आर्थिक मॉडल में जब हमारे चेंज किया था, जब सुधारों को अपनाया था, तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने 1991-92 से ही सरकार ने 1991-92 से ही जो है अपना विनिवेश के टारगेट सेट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये कंटिन्यू अभी तक जारी है। यहां पर आप देखेंगे कि वर्ष 2004 और 5 और 6 में सरकार ने कोई टारगेट नहीं रखा है। इसका कारण राजनीतिक था कि 5 और 6 से लेकर 9-10 तक सरकार ने कोई टारगेट नहीं रखा डिसइन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उस समय जो सत्तारूढ़ दल था उसमें वामपंथियों का भी गठजोड़ था, और वामपंथी जो है ना निजीकरण के खिलाफ रहते हैं। ठीक है, तो सरकार ने उस समय कोई टारगेट नहीं रखा, और उस समय निजीकरण से पैसा भी बहुत कम प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही परमाणु नीति के मुद्दे पर वामपंथी सरकार से अलग हुए, तो सरकार ने वापस अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ठीक है, और फिर उसके बाद सरकार ने अपने टारगेट सेट करना शुरू किए। हम यहां पर देख रहे हैं कि वर्ष 2014-15 से, ठीक है, वर्ष 2014-15 से जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें जो सरकार की प्राप्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहले देखिए, अगर एक मैक्सिमम प्राप्ति अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2010-11 में 13,000 करोड़ यानी कि 14,000 करोड़ लगभग की थी। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 14-15 से हम देख रहे हैं कि 24,000 करोड़, फिर 23 करीब, फिर ये भी 24,000 करोड़, फिर हम करीब 46,500 करोड़, फिर हम 1 लाख करोड़ के आंकड़े तक जा रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से फिर हम 85,000 करोड़, और फिर हमारा ये 50,000 करोड़। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये सरकार है, इसने जो ना डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से प्रमोट किया है, और इसने आर्थिक सुधारों के और भी जो कार्यक्रम है उनको बहुत तेजी से लागू किया है। तो ये गैर वृद्धिकारी परिवर्तन की तरफ सरकार बढ़ रही है, और इसका इंपैक्ट आगे आने वाले समय पर आम जन पर भी पड़ना है, अगर सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ वैकल्पिक उपाय नहीं तैयार करके रखे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्ष 2000 जो बजट 21-22 का है, उसमें जो हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई है। सरकार ने रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उद्यम है, उन उद्यमों को 2 भागों में बांटा है, और उसमें एक रणनीतिक क्षेत्र है और एक गैर रणनीतिक क्षेत्र है। ये जो वर्गीकरण है, ये वर्ष 1999 सन 2000 में ये भी तब भी किया गया था, और इसका वर्गीकरण समय समय पर जो है ना बार-बार रिवाइज होता रहता है। ठीक है, तो सरकार ने जो ना अभी वर्तमान में जो वर्गीकरण में जिन क्षेत्रों को शामिल किया है, तो रणनीतिक क्षेत्र में सरकार ने ये 4 क्षेत्र शामिल किए हैं। वो मैं बता देता हूं। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, ये क्षेत्र हो गया। फिर दूसरा परिवहन और दूरसंचार, ये दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज। फिर उसका चौथा क्षेत्र है अपना फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में, बाकी सारे जो सार्वजनिक इकाइयां हैं क्षेत्रों की, उनको सरकार ने गैर रणनीतिक उस दायरे में समाहित किया है। और गैर सामरिक जो क्षेत्र है, उसके लिए सरकार की जो नीति है कि वो या तो उसका निजीकरण कर दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और जो रणनीतिक क्षेत्र है, उसके लिए सरकार की नीति है कि इन क्षेत्रों में भी सरकार अधिकतम 4 इकाइयों को ही रखेगी। जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग में अधिकतम 4 सरकारी बैंक ही होंगे। इससे इतर जो बैंक होंगे, या तो उनको इन्हीं 4 सरकारी बैंकों में विलय कर दिया जाएगा, या फिर उनको निजी हाथों में बेच दिया जाएगा। फिर सरकार ने जो है ना वर्गीकरण कर ही दिया है। फिर उसके बाद फिर अपना सीपीएसईज को, बीमा कंपनियों को भी इसके अंतर्गत कवर कर लिया है। आगे क्या है, अब फिर ये सारी कंपनीज हैं, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये सारे जो हैं इनका डिसइन्वेस्टमेंट या इनका निजीकरण इस साल किया जाएगा। 21-22 में जो ना सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों, जो ऑलरेडी सरकार ने घोषणा भी कर दी और जिसके लिए विरोध प्रदर्शन चल भी रहा है। ठीक है, और एक बीमा कंपनी का जो ना निजीकरण करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है, लक्ष्य रखा है इस साल के लिए। और सरकार ने एलआईसी में भी निजीकरण को जो है ना बढ़ावा करने, निजीकरण को लाने के लिए एलआईसी के भी शेयर को भी जारी करने की बात की है। ठीक है, अब उसके बाद सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए यानी पौने 2 लाख करोड़ रुपए
इस साल जो है ना मतलब इस बजट में लक्ष्य रखा है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त करेंगे। ठीक है, और उन्होंने राज्यों को भी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट किया है और इसके लिए उन्होंने राज्यों को बोला है कि आप अगर अपने सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहन पैकेज भी देंगे। ठीक है, और जो बेकार पड़ी भूमि है उसको उससे जो है ना लाभ प्राप्त करने के लिए इस बजट में राज्यों को ये सिफारिश की गई है कि वो इसके लिए कंपनी खोले और जो बेकार पड़ी भूमि है उनकी बिक्री या उनको लीज पर देकर और उनसे जो है ना उनका मौद्रीकरण करें। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार की ये डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है इस साल की। ठीक है, अब लेक्चर के अंत में जो हमने अभी तक लेक्चर लिया उसमें कुछ सवाल हैं जिनको आपको सोचना है। मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब अपने लेक्चर में कवर कर लिया है। कुछ चीजों को आपको भी ढूंढना है और उसके बाद जो है आपको उन चीजों को एनालाइज करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, क्या लाभ कमाने वाली इकाइयों का भी निजीकरण होना चाहिए? दूसरा सवाल है, भारत आगामी कुछ दशकों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसित है, विवेचना कीजिए। फिर तीसरा सवाल है, आर्थिक समृद्धि दर के नकारात्मक होने एवं उच्च बेरोजगारी दर की स्थितियों में गैर वृद्धिकारी सुधार करना कहां तक उचित है? मैंने इसका एकदम ब्रीफली आपको समझाया है। ये कि लाभ कमाने वाली इकाइयों का इसका भी मैंने आपको समझा दिया है, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इस क्वेश्चन के आंसर को तो मैंने बहुत ही ब्रीफली कवर किया है। फिर उसका निजीकरण के विकल्पों की परिचर्चा कीजिए, इसको आप ढूंढिए और आप इसकी आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर तीव्र आर्थिक सुधार प्रक्रिया समय की मांग है, विवेचना कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही एनालिसिस करके आप इसके आंसर करिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और वरना फिर आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस करिए। ये ध्यान रखिए कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इनसे संबंधित क्वेश्चन इस वर्ष 110% मेंस में आएंगे, क्योंकि निजीकरण इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि इससे सवाल अवॉइड हो ही नहीं सकता। आर्थिक सुधारों का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट की सारी प्रायोरिटी ही इसी पर डिपेंड होती चली जा रही है। अब उसके बाद जो है, जहां तक रही बात इन स्लाइड्स की, तो ये सारी स्लाइड्स आप सिहंता आईएएस के जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर कोई कमी हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसमें मैं कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।